हेलो 9th क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत के बच्चे, आप अपनी कक्षा में उपस्थित हों और सबसे पहले तो आप अपनी अटेंडेंस दीजिए, प्रेजेंट और संस्कृत लिख करके भेजिए और साथ में अपना नाम भी, ठीक है, ताकि हमें पता चले। और कोई बच्चा अगर संस्कृत में बढ़ा हो तो हम उसका भी नाम लिख लें। तो नाम, सेक्शन और SANS, बस इतना लिख करके टाइप करके आप भेजिए। तो चलिए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हमने आपको याद होगा, आपको पिछली कक्षा में मांगलिकम पाठ से प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने एक श्लोक का अर्थ बताया था। क्योंकि श्लोक बहुत छोटा था इसलिए हमने दूसरा पाठ भी उसी समय प्रारंभ कर दिया था, जिसका नाम था अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि। हमने उसमें आपको हमारे राष्ट्र के 5 चिन्हों के बारे में बताया था। कौन कौन से 5 चिन्ह? पहला मैंने बताया था मयूर, राष्ट्रीय पक्षी। दूसरा मैंने बताया था आपको व्याघ्र यानी बाघ, राष्ट्रीय पशु। और तीसरा कमलम यानी कमल का पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प। चौथा राष्ट्रगान और 5वां हमारा राष्ट्र ध्वज। अब विस्तार से उनके बारे में हमने बताना प्रारंभ किया था। तो अब तक मैंने आपको मयूर और व्याघ्र, मोर और बाघ, ये 2 क्यों राष्ट्रीय प्रतीक रखे गए हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, वो मैंने आपको समझा भी दिया था। साथ ही आपको हमने लिखने के लिए भेज दिया था PDF में। आशा है बच्चों आपने इतना काम तो पूरा कर लिया होगा, ठीक है। आज हम तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे, जिसका नाम बताया था मैंने कमलम, यानी कमल का फूल। ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प माना गया है, रखा गया है। तो ये क्यों रखा गया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम इसका आपको अनुवाद बता रहे हैं हिंदी। स्क्रीन पर सामने देखिए, संस्कृत में कमलम, कमलम डैश डैश, वहाँ से लेकर के एक पैराग्राफ तक। तो कमल, पंकज, पदम, सरसिजम, शतदलम इत्यादि अनेक नाम से यह प्रसिद्ध है। इस फूल को हम इन सारे नामों से जानते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प का यश इसको प्राप्त है। किस लिए प्राप्त है? क्योंकि इसकी कोमल मनोहरता और इसकी विकासशीलता, कोमलता, मनोहरता, इसकी जो विकासशीलता है, साथ ही साथ इसकी पवित्रता को ही लक्ष्य करके हमारे कवियों ने भी इसका बहुत अधिक वर्णन किया है। चाहे आप देखेंगे संस्कृत हो अथवा हिंदी की कविताएं हों, संस्कृत के श्लोक हों या हिंदी की कविता हों, दोनों ही भाषाओं में हमने हमेशा से ये देखा है कि कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसने इस फूल की महत्ता को वर्णित ना किया हो। देवताओं की भी स्तुति करने के प्रसंग में, जैसे देवताओं के हाथ, पैर,
आदि अंगों तथा मानव हृदय का उपमान जो है इसको बताया गया है। यह फूल जो है हमारे सांस्कृतिक महत्व को धारण करता है। तो हम देखते हैं कि जब कविता पढ़ते नहीं, देखते हैं कि नायिका की नेत्र जो हैं कमल के समान सुंदर हैं, या हमने आपको उस पद पढ़ाया सूरदास में कृष्ण जी के बारे में कि उनके हाथ और पैर जो थे वो बिल्कुल कमल के कोमल कोमल पंखड़ियों के समान लग रहे थे। तो इस तरह से अनेक वर्णन कवियों ने इस पुष्प के बारे में किया है। तो ये कब खिलता है? देखिए, शरद ऋतु में यह पुष्प तालाबों में, पोखरों में, यहाँ वहाँ बहुत ही सरलता से उत्पन्न हो जाता है और सूर्य की किरणों के साथ ही यह खिलता है या विकसित होता है। जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं तो इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो विकसित हो जाती हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो ये अपने आप पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। तो यह कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको पंकज कहते हैं। पंख का मतलब होता है कीचड़। समझ में आया? तो ये कीचड़ में रहने के बाद भी आप ये देखते हैं कि ये जब खिल करके ऊपर एक इसकी लंबी सी डंडी होती है जो पानी में रहती है, और जब ऊपर इस डंडी के ऊपर ये कमल का पुष्प जब आता है तो आप ये देखते हैं कितना सुंदर, कितना स्वच्छ और कितना पवित्र दिखाई देता है। यानी कीचड़ में खिलने वाला कमल इतना पवित्र हो सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि यही इस पुष्प का संदेश है। ये हमको संदेश देता है इस बात का कि इसी प्रकार से जिस प्रकार ये कीचड़ में खिल करके भी अपने को एकदम पवित्र रखता है, उसी प्रकार से किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, जैसे उच्च कुल हो चाहे नीच कुल हो, निम्न से निम्न कोटि में उत्पन्न हुआ हो, किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुआ जो मनुष्य है और किसी भी परिस्थिति में वो उत्पन्न हुआ हो, वह जब अनुकूल अवसर के मिलने पर या जब वो अनुकूल अवसर पाता है तो वो भी अपना विकास कर सकता है और बढ़ सकता है। तो यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है कि जैसे कीचड़ में खिल करके भी, रह करके भी यह बहुत ही पवित्र और सुंदर, स्वच्छ दिखाई देता है, उसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी कहना चाहिए निम्न कोटि से भी उत्पन्न हो रहे हों, तो भी हमको अपने चरित्र को बिल्कुल निष्कलंक रखना चाहिए। तो समझ में आया कि कमल राष्ट्रीय पुष्प क्यों रखा गया, क्यों माना गया, ये इसकी विशेषता है। अब हम चौथा राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे, राष्ट्रगान। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना एक गान होता है, यही राष्ट्रीय गान कहलाता है, राष्ट्रीय गान के नाम से जाना जाता है। और हर राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। बड़े बड़े
अवसरों पर ये गान गाया जाता है। यदि कोई दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष आता है तो उसके सम्मान में उसका राष्ट्रगान तथा अपना राष्ट्रगान बजाया जाता है। वादकों के द्वारा, बजाने वालों के द्वारा बजाया जाता है। साथ ही साथ बड़ी बड़ी सभाओं के अंत में राष्ट्रगान गाया जाता है। और हमारे विद्यालयों में प्रतिदिन ही राष्ट्रगान गाया जाता है। आप लोग भी गाते हैं ना, रोज़ राष्ट्रगान कितना आवश्यक रूप से हमारे विद्यालय में होता है। तो प्रतिदिन विद्यालय में भी ये गाया जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रगान जो है किसके द्वारा रचित है, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, जो जन गण मन के नाम से जाना जाता है और विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे राष्ट्रगान में अन्य प्रांतों जैसे विंध्य, हिमाचल, ठीक है, पर्वतों, अनेक प्रांतों जैसे कि पंजाब, सिंध, उत्कल और अनेक पर्वतों, विंध्य, हिमाचल पर्वत और गंगा, यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके राष्ट्र की विशालता और राष्ट्र के गौरव को, राष्ट्र की हमारी संस्कृति को क्या किया गया है, कवि ने वर्णित किया है। ये 52 सेकेंड गाया जाता है। जिसका टाइम है वो समय दिया गया है कि इसे 52 सेकेंड में गाना चाहिए। साथ ही साथ राष्ट्रगान को बहुत ही श्रद्धा के साथ गाना चाहिए। इसको गाते समय अपने अंगों को हिलाना नहीं चाहिए। एकदम सावधान की स्थिति में खड़े होकर के यह गीत गाना चाहिए। और यदि कोई मान लीजिए चल रहा है और उस समय राष्ट्रगान गाया जाने लगा हो तो उस व्यक्ति को वहीं पर तुरंत सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए। तो ये सब आप जानते ही हैं, आप करते भी हैं। तो ये हमारा राष्ट्रगान था। हमारे राष्ट्रगान को लिखा किसने, ये हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे 5वां जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है हमारा राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज भी आप जानते ही हैं कितने रंग होते हैं इसमें, आपको ये भी पता है। केसरिया, श्वेत, केसरिया सबसे ऊपर, फिर बीच में सफ़ेद और फिर नीचे हरा रंग होता है। तो ये 3 रंगों का हमारा राष्ट्रध्वज है, जो कि आप विद्यालयों में समय समय पर फहराते देखते हैं। चलिए इसके बारे में हम देखेंगे। सर्वेषु डैश डैश च तक है ये। सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का महत्व सबसे ज़्यादा है। सभी देशों का अपना अपना राष्ट्रध्वज होता है। हमारे और ये जो राष्ट्रध्वज होता है ये उस देश का प्रतीक होता है और उस देश के जो नर और नारी होते हैं, जो नागरिक होते हैं, ये उस राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने प्राण से, अपने प्राणों से भी ज़्यादा अपने राष्ट्र ध्वज की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से हमारा भी जो राष्ट्र ध्वज है वह
3 रंगों वाला है। अभी मैंने आपको तीनों रंग बताए कि कौन कौन से 3 रंग हमारे राष्ट्रध्वज में हैं। साथ ही साथ बीच में आपने देखा होगा कि एक चक्र बना होता है नीले रंग का, जिसमें रेखाएं बनी होती हैं। ये 24 रेखाएं या तीलियां जिनको कह सकते हैं होती हैं, और सबसे नीचे जो है वो हरा रंग होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये 3 रंग क्यों राष्ट्रध्वज में रखे गए हैं, इनका क्या कारण है, ये क्या संकेत करते हैं। तो देखिए, जो सबसे नीचे हरा रंग है वो हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के सुख और समृद्धि का सूचक है। यानी हमारे देश में कितनी हरियाली है, हमारा देश हरे भरे खेतों से युक्त है, सुख और संपदा से युक्त है, ये इसको बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो बीच में श्वेत रंग है वो क्या बताता है। बीच का जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। साथ ही साथ यह श्वेत रंग जो है ज्ञान, धैर्य और शांति को का संदेश देने वाला होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग रखा गया है। यह रंग हमारे देश के जवानों के, वीरों के, व्यक्तियों के त्याग और वीरता को बताता है। यह केसरिया रंग आपने देखा होगा ना कि अक्सर जो देश के जो जवान हैं केसरिया रंग यानी झंडे का जो हमारा पहला रंग है उसको ओढ़े दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रंग है जो कि त्याग बलिदान को बताता है। बीच में एक जो चक्र है अभी मैंने बताया, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, ये देश की एकता को बताती हैं। ये तीलियां देखिए अलग अलग हैं, लेकिन बीच में ये एकदम एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये इस तरह से इस बात की सूचना देती हैं कि हमारे देश भी अलग अलग, हमारे देश में धर्म हैं, जाति हैं, अनेक वर्ण के लोग हैं, अनेक भाषाएं हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा भारत देश जो है वह एक राष्ट्र है और सब में एकता है। एकता और अखंडता का की ये सूचक तीलियां हैं, ये इस बात को प्रकट करती हैं। तो राष्ट्रध्वज जो है वो इसको भी फहराने के कुछ नियम हैं। इस तरह से नहीं कि हम जब चाहें तभी इसको फहरा दें। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने राष्ट्रध्वज को फहराते हैं, लेकिन इसके नियम में बताया जाता है कि ये बहुत अधिक राष्ट्रध्वज भी जो है बहुत अधिक विस्तार वाला भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए और फहराने के बाद कहते हैं कि बहुत ही सावधानी से उतार के लपेट के सुरक्षित रख लेना चाहिए। इसको ज़मीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। जब हमारे देश में कोई राष्ट्रीय शोक होता है उस समय यह झंडा आधा झुका दिया जाता है।
तो ये इस बात का संकेत होता है कि हम राष्ट्रीय शोक को मना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 5 राष्ट्रीय प्रतीक थे जो हमारे स्वतंत्रता का बोध कराते हैं, साथ ही साथ हमें कई सारे संदेश देते हैं। इसलिए हमें इन्हें हमेशा याद भी रखना चाहिए और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आशा है आपको ये बहुत अच्छी तरह पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको PDF में जो कुछ मैंने समझाया है फिर से लिखित रूप में हम इसका अर्थ आपको भेज दिए हैं। आप इसको देखिए, पहले तो आप वीडियो से समझ लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी में जो PDF हमने भेजा उससे देख करके इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो आपने गद्य की कॉपी बनाई है और पिछला काम जिसमें किया है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको गृह कार्य में कुछ हिंदी के प्रश्न भी लिख करके भेज रही हूँ। ये पूरा पाठ जब आप अच्छी तरह समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो इन हिंदी प्रश्नों के उत्तर स्वयं हल करके अपनी इसी कॉपी में लिख कर लीजिएगा। तो ये सारे काम आपको करने ज़रूरी हैं। जो प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आए या कोई भी बात आपको नहीं समझ में आती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम बस यहीं पे पाठ आपका समाप्त हो जाता है। आज इतना ही आपको पढ़ाएंगे। अगली कक्षा में फिर हम आपको एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।